नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, खबर रांची से, जहां इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। 15 लाख का इनामी नक्सली अमन गंजू ने सरेंडर किया है। भाकपा माओवादी का ये रीजनल कमांडर रहा है। सरकार की सरेंडर पॉलिसी का असर साफ तौर पर नजर आता हुआ। पुलिस सीआरपीएफ के सामने अमित गंजू की तरफ से सरेंडर किया गया। सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में इस शख्स ने अपने हथियार डाल दिए। इनामी नक्सली का सरेंडर और बड़ी कामयाबी, और सीधे तौर पर यह कहा जाता हुआ कि अब नक्सली संगठनों के अंदर भी जातीय भेदभाव वाली बात सामने आती हुई सरकार की सरेंडर पॉलिसी का असर किस शख्स की तरफ से आज, जो कि नक्सली और इसके ऊपर 15 लाख के इनाम रखे गए थे, अमन गंजू, इसने सरेंडर कर दिया है। दिक्कत सर अरविंद जी के मरने के बाद संगठन में काफी मतलब जो अथी हो गया, मतलब बिखराव जैसा। उनको मृत्यु के बाद मतलब सब अपना मन से अपना ढंग से मतलब करने लगे। जो यहाँ पर नेता थे वो मतलब बाकी लोग के नहीं, अपना अपना मतलब अपना घर परिवार अपना अपना देखने, और दूसरा जाति के लोग के निज जाति के नहीं देखने लगे। तो उसी से हम मतलब मन बना करके रीजनल कमांडर अमन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। इस पर गढ़वा और लातेहार जिलों में कई सारे कांड दर्ज है। चतरा में बनवार कंस्ट्रक्शन पर हमला कर 2 जेसीबी में आगजनी के मामले में पुलिस ने भाकपा माओवादी नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने घटना में शामिल माओवादी समर्थक नंद किशोर लोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। लावालौंग के कोटारी गांव से इसकी गिरफ्तारी की गई है। माओवादियों ने बिना लेवी दिए काम करने पर घटना को अंजाम दिया था और इस मामले में सदर थाने में 13 दिसंबर को 35 नामजद नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सामने रख दीजिएगा तो कंस्ट्रक्शन में लगे रोड कंस्ट्रक्शन वाले के 2 जेसीबी को माओवादियों के द्वारा जलाया गया था। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 390/22 दर्ज किया गया था। कुल 35 नामजद अभियुक्त के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें एक नामजद अभियुक्त नंद किशोर लोहरा, जो लावालौंग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये नक्सलियों के कट्टर समर्थक हैं और नक्सलियों को पुलिस की गतिविधि की सूचना देते हैं और उनके सारे साजो सामान की व्यवस्था करते हैं। यह भी नामजद अभियुक्त हैं। इनकी गिरफ्तारी कल लावालौंग थाना क्षेत्र से की गई है और हम लोग इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। चतरा की सिमरिया पुलिस ने अफीम के इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा कर 2 किलो 900 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम सुनील यादव है। पुलिस की टीम ने शीला गांव के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा भाग निकला। गिरफ्तार तस्कर को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। वाहन चेकिंग लगाई गई थी तो इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 किलो 900 ग्राम गीला अफीम बरामद करने में कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही साथ 1 केजी के करीब में कट भी बरामद किया गया है, जिसको अफीम की मात्रा को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके पास से काला रंग का मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। हजारीबाग में दनुआ जंगल के पास जमीन में छिपाकर रखे गए 15 पेटी अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया। पुलिस और उत्पाद विभाग ने चोरदाहा के जंगलों में छापेमारी अभियान चलाई, जहां पर 15 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्ती की गई है। जब्त शराब की कीमत लाखों में है, जिसे चंडीगढ़ में बिक्री के लिए बनाया गया था। वहीं पुलिस ने ककरौला गांव के बाहरी छोर पर कार्रवाई करते हुए 3 ठिकानों से हजारों लीटर अवैध देसी शराब को बरामद किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। साथ ही हजारों किलो जावा महुआ भी नष्ट किया गया। के सहयोग से चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत अहरी एवं चौपारण के चोरदाहा के जंगलों में छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 15 पेटी इंपीरियल ब्लू अवैध विदेशी शराब, जो कि चंडीगढ़ में बिक्री हेतु निर्मित था, उसे बरामद किया गया है। धनबाद के भूलन बरारी नया घोड़ावस्ती के घर से 22 क्विंटल पीडीएस चावल बरामद किया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने पीडीएस अनाज को जब्त कर जमाखोरी करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच फिलहाल इस वक्त जारी है।
रांची के रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन होने के बावजूद टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और इसकी वजह है सैंपल्स की कमी। दरअसल जीनोम मशीन में एक बार में 96 सैंपल्स की जांच होती है और इस पर 3.5 लाख रुपए का खर्च आता है, पर झारखंड में अब तक उतने पॉजिटिव केस नहीं मिले कि उसकी जांच इस मशीन के जरिए हो सके। इसलिए पड़ोसी राज्यों के सैंपल्स को मिलाकर जांच करने पर विचार किया जा रहा है ताकि कम खर्च में ज्यादा रिजल्ट मिल सके। इसीलिए क्यों नहीं हम जो सटे हुए हमारे जो राज्य हैं उनके टेस्ट के सैंपल को या तो सारे टेस्ट सैंपल को यहाँ पे करें या उनके यहाँ पे करें, जैसी आपस में सहमति बनती है उस तरह से करने पे विचार हो रहा है। और अगर जरूरत पड़ेगी और ऐसा निर्देश आता है ऊपर से तो हम लोग यहाँ पे भी करने को तैयार हैं, एक टेस्ट में भी करने के तैयार हैं। लेकिन ये जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसको देखते हुए फिलहाल ये डिसीजन किया गया। बोकारो के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र बियाडा में भारत पेट्रोलियम के बॉटलिंग प्लांट परिसर में पिछले 3 साल से सरना स्थान कैद है। इससे आदिवासी परिवार यहां पर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। सरनास्थल में पूजा पाठ की अनुमति देने, इसे बाहर स्थापित करने और स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देने की मांग को लेकर आदिवासियों ने प्लांट के मेन गेट को जाम कर दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार। अगर ऐसा कंपनी जनप्रतिनिधियों को वैल्यू नहीं देगी तो बालीडीह के विस्थापित अपनी मांगों को लेकर अब संघर्ष करने को मजबूर हैं। हम खड़े हैं बीपीसीएल के बॉटलिंग प्लांट के सामने। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये बालीडीह के जो है विस्थापित है, इनकी मांग है कि इस प्लांट के अंदर आदिवासियों का जो सरना स्थल होता है उसकी घेराबंदी इसके अंदर कर दी गई है, जिस कारण ये लोग 3 वर्षों से यहाँ पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। इनका ग्रामीणों का कहना है कि हम अपने रीति रिवाज को भी यह कंपनी हमसे छीनने का काम कर रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वो आदिवासियों के लिए बना, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरना स्थल ये कंपनी के अंदर बाउंड्री वाल करके अंदर किया गया है और बात हुई थी कि कंपनी बनने के बाद ये बाहर में निर्माण किया जाएगा ताकि वहाँ ग्रामीण अपना पूजा पाठ कर सके, लेकिन इसमें कोई पहल नहीं की कंपनी ने। क्या हो रहा है इससे 3 साल से कम 50 से 60 आदमी उस गांव में मतलब मृत्यु हो गई है, न युवक लड़का का। तो क्या मानते हैं कि कंपनी की यह मनमानी है? बिल्कुल कंपनी की मनमानी है। उन्होंने जो आश्वासन दिया था, ग्रामीण यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के जब चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी लगाते हैं, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं ये कंपनी वाले। कंपनी द्वारा जहरा पूजा नहीं करे तो ना कहाँ कहीं यहाँ ढुके नहीं दे तो हमनी के वैल्यू कहाँ दे तो तोनी की चाह हमनी चाहिए जे हमनी हुआ भीतरे होय, हमनी माने कंपनी के भीतर में होय हमनी जहरा पूजा, ये जहरा थान उटा हमनी बाहर में हमनी आस्थान खोज रखोली उटा रखबे उठिन कर देवता तो निकल के। नौकरी की बात बता रहे हैं, जो भी यहाँ काम करता स्थानीय है, बाहर का कोई नहीं। जैसे अभी हम बात किए भाई ऐसा क्यों, तो बोले कि नहीं यहाँ बाहर का कोई नहीं, सब लोग यहाँ का स्थानीय जो लोग काम करते हैं। अब सरना आएंगे ना, प्रशांत जी प्रभात जी से बात होगी, फोन नहीं उठा रहे। तो आप क्या करेंगे अभी? बात हम उनसे बात करके फिर पूछेंगे जो समस्या है, फिर मैडम से हम बात करवाएंगे, समस्या का समाधान करवाएंगे। अब देखना यह है कि क्या राज्य सरकार इस पर संज्ञान लेती है और आदिवासियों का जो सरना स्थल जो कब्जे में है बीपीसीएल प्लांट का, उसको मुक्त करा पाएंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। गुमला में ढोलवीर गांव के पास मेन रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से बेकाबू हो गया और एक घर से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा घर तहस नहस हो गया। गनीमत ये रही कि घर के अंदर बैठे सभी 14 सदस्य बाल बाल बच गए हैं। वहीं ट्रक का ड्राइवर ललित उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पालकोट थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। गोड्डा के साकेतपुरी में दबंगों ने एक परिवार को उन्हीं के घर से बाहर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित दंपत्ति 11 दिसंबर को इलाज कराने के लिए जमशेदपुर गए हुए थे। 13 दिसंबर को जब वो वापस लौटे तो पता चला कि गांव के ही जीतू पंडित ने घर का ताला तोड़कर घर पर कब्जा कर लिया और उन्हीं के घर में उन्हें अब घुसने नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में इसे लेकर लिखित शिकायत की है, पर अभी तक इन्हें अपना घर वापस नहीं मिल पाया है। वहीं गोड्डा एसटीओ ने बताया कि मामला उनके पास भी पहुंचा है, पर जमीन नॉन सेलेबल है और पीड़ित पक्ष के पास किसी भी तरीके के वैध कागजात नहीं है।
जिस आधार पर पुलिस कार्रवाई कर सके। 11 में हम यहाँ पे घर बना कर यही रूम बना कर रह रहे थे, तो उसमें वो लोग क्लेम किया था कि मेरा जमाबंदी नंबर में है, कि आप तो मेरे फरीक में 2005 में बंटवारा किया था, तो आज दिए थे 1936 में इनके मेरे ससुर लिए थे। अच्छा। रघुवीर झा। ठीक। और इनके पिताजी 96 में शादी हुआ तो मेरे को दे दिए, दान में दिए। मेरा घर बसंतपुर पड़ गया, दाना बसंत। ठीक। तो ले लिया, तो फिर वो लोग आके ऑब्जेक्शन करने लगा, तभी हम लोग मिल बैठ के वो बोले कि ठीक, समाज के बैठ के मैं बातचीत किए, तब फिर तो जमीन उसका जमीन का कीमत 8,30,000 रुपया हमसे लिया। हजारीबाग के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है और गुस्से में आग बबूला। बीजेपी विधायक अचानक से विभाग के दफ्तर जा पहुंचे और टेंडर से जुड़ी कई फाइलें देखी। उन्होंने टेंडर से जुड़े कई सवाल भी किए हैं। जब कार्यपालक अभियंता जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने उन पर टेंडर मैनेज करने का आरोप लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई। बीजेपी विधायक ने कहा कि वो इस मामले को सदन में उठाएंगे, जबकि कार्यपालक अभियंता ने आरोपों को गलत बताया है। क्यों नहीं दिखा? 2 बजे आपने नोटिस वहां क्यों चिपकाया कि टेंडर आज होगा? सब में 3 है एकदम, मतलब मैनेज करके ये जो है यहाँ टेंडर दिखता नहीं है। तो हम लोग अभी मांग करेंगे कि एक तो ये जितना हुआ है सबको रद्द किया जाए, पहला। दूसरा कि इस आदमी की विश्वसनीयता शून्य है, इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, और साथ में इसका जो अगला टेंडर्स है वो थाना में किया जाना चाहिए, ताकि सभी को अपॉर्चुनिटी मिल सके, बराबर अपॉर्चुनिटी मिल सके, और ये जो लूट का राज है ये बंद हो। उनका कहना है विधायक जी का कि टेंडर में मैनेज किया जाता है, टेंडर में ऐसी कोई बात नहीं। आखिर क्यों इतना हंगामा हुआ? फिर पता नहीं विधायक जी का। हफ्ते में आप कितने दिन यहाँ पे रहते हैं? हफ्ते में आते जाते हैं, कोडरमा पोस्टेड हैं। तो आखिर तीन ही आदमी टेंडर डाला, ऐसा संजोग बोला जाए या मैनेज बोला जाए, क्या बोला जाए इसको? ये कहना मुश्किल है। जितने आदमी आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ओडिशा के कानून मंत्री जगन्नाथ सारका ने मुलाकात की। साथ ही भुवनेश्वर में अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का उन्हें न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओडिशा के मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। निशिकांत दुबे की ओर से गो तस्करी के खुलासे को पड़ायाहाट कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने राजनीतिक हथकंडा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गाय बेचने वालों को भी निशिकांत दुबे तस्कर बताकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जो गोपालक हैं, जो गाय पालने वाले लोग हैं, भाई उन्हें अपने, क्योंकि उनकी जीविका का वही मुख्य साधन है कि जब गाय को बेचना है, बछड़ों को बेचना है, तो आए दिन हाट बाजार ले ही जाता है। अब सबको हम गो तस्करी के नज़रिया से देखें, उस दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो वो ठीक नहीं होगा। इस मामले को मैं पूरी तरह जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर प्रशासन के ध्यान में आया होगा तो मुझे लगता है प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। उनका इस प्रकार का हो हल्ला मचा रहे हैं, वो केवल इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि गो तस्करी तो घुसपैठी, ये तमाम विषय उनके ध्यान में आता है, उनको बेरोजगारी विषय ध्यान में नहीं आता। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में 5 साल बाद भी जलापूर्ति योजना लागू नहीं हो पाई। 217 करोड़ की इस योजना को तत्कालीन रघुवर सरकार ने स्वीकृति दी थी, जो स्थानीय लोगों को उम्मीद जगी कि अब उन्हें शुद्ध पानी मिल पाएगा। पर योजना के चालू नहीं हो पाने से गांव के लोग आज भी झरने, नाला और नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम के बदलते मिजाज ने मौसम वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। हाल ये है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सर्द हवाओं की जगह लोगों को
नवंबर का मौसम महसूस हो रहा है और ऐसे में न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में 16 साल पुराना रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। मौसम में आए इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं का थमना बताया जाता है। पश्चिम से आने वाली ये हवाएं जैसे ही झारखंड में पहुंचेंगी तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। साथ ही बंगाल की खाड़ी में होने वाले हलचल की वजह से भी झारखंड के कई जिलों में हल्के बादल और बूंदाबांदी भी नजर आ रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी लोगों को चौंका रही है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में, जहां बिरसा एग्रीकल्चर में हर दिन न्यूनतम तापमान जो नोट किया जाता है। हमारे साथ अभय जी हैं जो सालों से न्यूनतम पारे को दर्ज कर रहे हैं। अभय जी, ये देख रहे हैं कि रिकॉर्ड एक तरीके से बनता जा रहा है कि न्यूनतम पारे में दिसंबर के आखिरी हफ्ते की बात करें, कल आपने देखा 12.4, आज 10.2 है। ये पहले 27 तारीख को 12.4 और 28 दिसंबर को आपको 10.2, जो कि 2006 में 8.4 था, जो कि पहली बार ऐसा हुआ, रिकॉर्ड बढ़ा है 10.4। उसी पिछले 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हाँ, पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया ये। उसके बाद 16 साल का। उसके बाद साथ साथ आप विंड डायरेक्शन देखिए, विंड स्पीड देखिए, सन साइड रिकॉर्डेड देखिए, ये सब हवा की गति तेज में बढ़ती जाती है। साथ साथ में आपको 3 या 4 दिन के बाद तापमान गिरावट में आ जाएगी, जो कि अभी 10.2 देख रहे हैं। कुछ दिन के बाद 3-4 दिन के बाद आपको 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। मतलब कि जो तापमान में बढ़ोतरी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में देखने को मिल रही है, वो जनवरी के पहले हफ्ते आते आते ठीक होने की संभावना है। मतलब न्यूनतम पारा 1 पर आ जाएगी जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में। तापमान जब बदली की स्थिति होती है तो तापमान बढ़ता है, लेकिन इतना ज्यादा तापमान, न्यूनतम तापमान में फ्लक्चुएशन, बदलाव, यह अच्छी चीज नहीं है। इसको मूल रूप से हम लोग क्लाइमेट चेंज के नजर से ही देखते हैं कि क्लाइमेट में अप्रत्याशित चेंज हो रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में फिर एक बार जो मौसम जो है, मौसम को ही ठंड का मिजाज देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, कांके, रांची। तो रांची में जहां एक तरफ तापमान अधिक दर्ज किया गया, कोहरे की वजह से रामगढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त दूसरी तरफ नजर आता है। आज यहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक कोहरे का असर इसी तरह से दिखेगा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विजिबिलिटी बेहद कम है, 1 मीटर से भी देखना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियां जो है लाइट जलाकर चल रही हैं। आप देख सकते हैं NH-33 यानी रामगढ़ रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक पर इसका असर देखा जा रहा है। NH-23 रामगढ़ बोकारो और रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर भी गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। कोहरे के कारण कोयला खदानों में भी उत्पादन पर इसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। इसके कारण जो है बहुत नज़दीक से देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। आलू को दिक्कत है, बैंगन की दिक्कत है, टमाटर की दिक्कत है, पालक साग की दिक्कत है। बताया गया कि इसके कारण जो सब्जियों के फसल पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, खासकर आलू के सब्जियों पर। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। आज का न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कोहरे के कारण ठंड पड़ गई है। सड़क पर और बाजारों में लोग यहाँ पर काफ़ी कम दिख रहे हैं। कोहरा तो काफ़ी बढ़ गया है, 1 मीटर भी दिख रहा नहीं है, और जिसके कारण मॉर्निंग वॉक वाले को बहुत दिक्कत हो गई है। गाड़ी चलाना बहुत दिक्कत है। ठंड बढ़ गया है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है। इस सीजन का पहला कोहरा है ये, पहला कोहरा आज के दिन पड़ रहा है इतना ज़्यादा। तो अच्छा, पहली बार इस तरह से कोहरे ने अपने आगोश में पूरे रामगढ़ जिले को लिया। आप देख सकते हैं सड़कों पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और टोपी पहने हुए हैं। ऐसे में कोहरे का प्रभाव अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगा। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़।
रांची के पशुपालन भवन में रवि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खरीफ फसल के उत्पादन में किसानों को हुए नुकसान का रवि फसल के जरिए भरपाई करना था। कृषि विभाग की तरफ से कार्यशाला में दूसरे निदेशालय के अधिकारी भी शामिल हुए। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कार्यशाला में आपदा में अवसर तलाशने के लक्ष्य से इसे आयोजित किया गया। आपने भी विस्तार पूर्वक सुना कि कैसे रबी का आच्छादन बढ़ा है और अभी भी रबी का खेती हो ही रहा है। तो कुछ दिन और जब रबी सेशन खत्म होगा तो आपको एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा कि पहले रबी का विस्तार का रकबा क्या था, अब हमारी नीतियों के आने की वजह से जो समय पर अनुदानित बीज दिया गया, संसाधन दिए गए, उससे क्या फर्क पड़ा। और हम उसी को कर्मशाला में बता रहे थे कि सक्सेस स्टोरी हमें लिखना है कि रबी कर्मशाला दरअसल एक तरह से पूरे साल का हम रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं इस दिन, और ये पारंपरिक तरीके से हर साल खरीफ और रबी कर्मशाला दोनों का आयोजन किया जाता है, जब जो खास ट्रेनिंग दी जाती है विभाग के पदाधिकारियों को कि वो जो किसान हैं उनको नई पद्धति से क्षमता विकास उनका कैसे करें और बाकी बुवाई में और जुताई में किस तरह की नई पद्धति का भी इस्तेमाल करें। जितनी भी नए आविष्कार आ रहे हैं, नए जितने खोज आ रहे हैं, उन सबको अपने जो संस्कृति है, खेती संस्कृति में है, उसे किस प्रकार से हम शामिल करें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।